नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति में अक्सर होता यह है कि बयानों के साथ संकेतों की भाषा से भी बहुत कुछ समझाया जाता है। मंच में कौन कहाँ बैठा है, मुख्य अतिथि के आजू और बाजू कौन बैठा है, किसकी वरीयता क्या है, साथ ही रैली में गाड़ी में कौन बैठा है और किसे पीछे खड़े होने को कहा गया है, ये सारी संकेतों की भाषा नेता और उसकी हैसियत को बताती है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आना हुआ। मौका था महतारी हुंकार रैली का, जहां उन्होंने खूब हुंकार भरी, खूब आरोप लगाए, खूब सारी भीड़ इकट्ठा हुई। खासकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। उम्मीद थी कि इस रैली में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे की भूमिका बहुत खास कर प्रस्तुत की जाएगी। इस हुंकार रैली को लेकर सरोज पांडे ने ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जब रैली निकाली गई और वहां स्मृति ईरानी के बगल में जब सरोज पांडे नजर नहीं आई, तब चर्चा शुरू हो गई। यहाँ से संकेतों की भाषा ने काम करना शुरू कर दिया। उनके विरोधियों ने बहुत सारी बातें कही और मंच पर भी जो नज़ारा था वह भी साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से कार्यक्रम में किसकी कितनी भूमिका तय की गई। कार्यक्रम के पहले कौन बोला, कार्यक्रम के बाद कौन बोला, किसे बोलने दिया गया और किसे नहीं बोलने दिया गया। ये सारी बातों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में अब डॉक्टर रमन सिंह और सरोज पांडे जैसे बड़े चेहरों की बजाय दूसरी और तीसरी पंक्ति के समझे जाने वाले नेताओं को खूब महत्व दिया जाएगा। यहाँ एक बात और खास रही कि स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ भवन में जहाँ रुकी थी, सर्किट हाउस में कमरा नंबर 6 में, वहाँ लोग उत्साहपूर्वक उनसे मिलने आए थे। वे बड़ी सेलिब्रिटी रही हैं, स्टार प्रचारक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका एक अहम स्थान है। लोग उन्हें उत्सुकता से देखते हैं, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। उत्साह में जब भीड़ सर्किट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गई, तब वहां बिलासपुर से प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने शोरगुल सुनकर कमरे के बाहर आकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को कहा कि यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है। इसके बाद वहां कार्यकर्ता भी आक्रोशित होकर पहले की तरह अब चुप नहीं रहते हैं, तो उन्होंने पलटवार किया और बताया कि यह जिसे आप तमाशा बता रहे हैं उसी कारण इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह से पलटवार की उम्मीद शायद अमर अग्रवाल को नहीं होगी और वे भी फौरन स्थिति को भांप गए और फौरन कमरे के अंदर चले गए। दरअसल ये उदाहरण मात्र है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फौरन प्रतिक्रिया देना सीख लिया है। अब कार्यकर्ता पहले की तरह सत्ता के स्वर्णिम काल वाले नेताओं की वैसे नहीं सुनते। पहले एक नहीं बार बार उन्हें पैर पड़वाने को मजबूर किया जाता था। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी, जिस तरह से एक गलत परंपरा को जन्म दिया गया था, उससे कार्यकर्ता आहत थे। लेकिन अब वही जमीनी कार्यकर्ता खुलकर बोलने लगे हैं और अपनी बातों को समझाने लगे हैं। यहाँ अब क्रिया की प्रतिक्रिया भी होने लगी है। मौजूदा समय में जिस तरह की छत्तीसगढ़ की राजनीति हो रही है, वहाँ छत्तीसगढ़ की अस्मिता, भाषा, बोली और संस्कृति की बात होती है और जाति का समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए नेताओं को वरीयता और महत्व दिया जाने लगा है। जिस 11 नवंबर को न्यायधानी बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली हो रही थी, वही 11 नवंबर की तारीख थी जब 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू का निधन हुआ था। इसी तारीख को महतारी हुंकार रैली रखी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी अन्य बड़े दल की ओर से छत्तीसगढ़ के इतने बड़े नेता के लिए पुण्यतिथि का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। खासकर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि ताराचंद साहू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जाता, श्रद्धांजलि दी जाती, कम से कम मंच से तो उनका नाम लिया जाता। हालांकि ताराचंद साहू 2009 में बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को प्रतापगढ़ का ठाकुर बताया था और छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता के लिए रक्षा करने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच नामक अपना एक अलग संगठन बनाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि उनके निधन के बाद उनकी विरासत संभालने वाले उनके पुत्र दीपक साहू भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को भाजपा में विलय करा दिया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रथम प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम पुण्यतिथि में तो याद करना ही था। राजनीति में ऐसी चूक बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब चुनाव को 1 साल बचा हो। ताराचंद साहू का छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक विशाल व्यक्तित्व रहा। 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। मैं खुद उनका प्रवक्ता रहा, बरसों तक मैंने उनके साथ काम किया। उनकी जो पृष्ठभूमि थी, खासकर ग्रामीण मतदाताओं के लिए और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए वे जिस तरह तत्पर रहते थे, लोग आज तक उन्हें भूले नहीं हैं। हम राष्ट्रबोध के इस मंच से स्वर्गीय ताराचंद साहू को श्रद्धांजलि देते हैं।
ज्यों ज्यों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जाएगा, नई नई घोषणाएं और नए नए समीकरण और नए नए वादों के अलावा बहुत सारी नई नई राजनीति देखने को मिलेगी। अलग अलग रंगों में सबसे बड़ा रंग अभी जो नज़र आ रहा है वह है आरक्षण का, जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आगामी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जब इसकी घोषणा होगी, उससे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सूचना के अधिकार में एक जानकारी दी गई है। इस नई जानकारी को हासिल किया है कोरबा के एक व्यक्ति ने, जिसे 30 सितंबर को सूचना के अधिकार में एक आवेदन लगाकर शासन से जानकारी मांगी कि मौजूदा समय में कौन सा रोस्टर या कौन सा आरक्षण का नियम लागू है। तब सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया कि नवंबर 2012 को जो आरक्षण का नियम लागू किया गया था उसे 19 सितंबर को हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया है। राज्य शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी यानी एक विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। इसके बाद से प्रदेश में किसी तरह के आरक्षण या रोस्टर का नियम लागू होने का प्रश्न नहीं उठता। हम आपको वो पत्र दिखा रहे हैं जो सूचना के अधिकार में जानकारी के रूप में सामने आया है। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। 19 सितंबर को उसका फैसला आया। उस फैसले के बाद आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटकर 20% और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 14% और ओबीसी का आरक्षण 14% होने की बात सामने आई। लेकिन अब इस नई जानकारी से छत्तीसगढ़ में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो सकती है। हालांकि इस पर जल्द ही कोरा छट सकता है। विधानसभा का विशेष सत्र जब आएगा, वहां से बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार विधेयक के माध्यम से किस तरह से अपनी बातें रख पाती है। दरअसल आरक्षण का लाभ एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहना चाहेगा, कोई भी ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी के अलावा किसानों के तमाम मुद्दे अपने लिए तैयार रखे हैं। आने वाले दिनों में तर्कस से कई बड़े तीर निकलने वाले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बार बार 15 साल वाली बात सामने आती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर 70 सालों का हिसाब मांगती है, वहां कांग्रेस बार बार डॉक्टर रमन सिंह को टारगेट करती है, क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वह है पुराने छत्रप। उनमें प्रमुख है डॉक्टर रमन सिंह। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल ने जो डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार का नाम लेकर जो उन पर हमला किया है, खासकर उत्तराखंड के एक फार्म हाउस का नाम लिया। सीएम भूपेश बघेल किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर आक्रामक होते जा रहे हैं, आप उनके बयानों से अंदाजा लगाइए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार से लौटे सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा, इस पर आप गौर करें। अब रमन सिंह जी को दौरा करने से तो रोक दिए हैं, वो केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं और रोज़ कुछ न कुछ इस प्रकार से एक बयान दे देते हैं। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में वो किसका है वो बताएं। और नान घोटाले में जो कहते हैं कि सीएम जो है वो चिंतामणि है, तो सीएम मैडम कौन है? और यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह ये बताए कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। यदि सीएम सर का अर्थ चिंतामणि है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, और उसके नाम से न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के इस प्रश्न का जवाब अभी डॉक्टर रमन सिंह की ओर से आना बाकी है। हालांकि हमें उम्मीद कम है कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब खुले तौर पर दिया जाता है। दरअसल राजनीति में यहाँ गौर करने वाली बात है, जब कोई बातें तथ्यात्मक रूप से रखी जाती है तब प्रश्न का जवाब देने की बजाय प्रश्न खड़ा किया जाता है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल हमेशा से ऐसे मुद्दों से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब जनता पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, लोग प्रतिप्रश्न करना सीख चुके हैं। खासकर डिजिटल के दौर में कुछ भी नहीं छुपता, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपनी बातों को गूगल के माध्यम से और कैमरे से फ़ोटो खींचकर समझने और समझाने की कोशिश करता है। इससे नेता भी अब अलर्ट हो गए हैं। परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना वर्जन भी सुधार लिया है।
है, कुछ अपग्रेड करते हैं। लेकिन नई दौर की राजनीति में एक बात समझनी होगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। राजनीति की सुचिता के लिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आंदोलन को और धार दे सकें। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब बुरे लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक और कमेंट से आप अपना सहयोग जरूर दें। नमस्कार।